आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है ड्रैकुला। इसके लेखक हैं ब्रैम स्टोकर। तो कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी ड्रैकुला भाग 1। ड्रैकुला एक उपन्यास है जिसके लेखक ब्रैम स्टोकर हैं। इन्होंने इसको डायरी शैली में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। आज पहले दिन है और पहले दिन में हम जोनाथन हॉकर की डायरी का पहला पेज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोनाथन हॉकर की डायरी ड्रैकुला किस्त 1। 3 मई बिट्रिज शाम 8:30 को म्यूनिख से चला और अगली सुबह जल्दी ही बियाना पहुंच गया। पहुंच तो 6:45 बजे ही जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी 1 घंटा लेट थी। बुडापेस्ट अद्भुत जगह है। गाड़ी से मैंने इसकी जितनी भी झलक पाई और कुछ मैंने सड़कों पर चहलकदमी करते हुए देखा, मुझे स्टेशन से ज़्यादा दूर जाने में डर लगा, क्योंकि हम देर से पहुंचे थे और हमें जितना मुमकिन हो ठीक समय पर निकलना था। मेरी धारणा यह थी कि हम पश्चिम से निकलकर पूर्व में प्रवेश कर रहे हैं। डैन्यूब की शानदार पुलों में से सबसे पश्चिमी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी विस्तृत है, हमें तुर्की शासन परंपराओं का दर्शन कराता है। हम काफ़ी देर से निकले और रात घिरने के बाद क्लोजनबर्ग पहुंच गए। यहाँ मैं रात में होटल रॉयल में रुका। मैंने शाम के या कहना चाहिए रात के खाने में चिकन लिया, जो किसी तरीके से लाल मिर्च में पकाया गया था, जो बेहतरीन था लेकिन तेज था। मैंने वेटर से पूछा और उसने बताया कि इसको पेपरिका हांडी कहते हैं और यह राष्ट्रीय पकवान है। मुझे यह कार्पोरेशन में कहीं भी मिल जाएगा। यहाँ जर्मन का मेरा अल्प ज्ञान बहुत कारगर सिद्ध हुआ। इसके बिना जाने मैं बातचीत कैसे कर पाता। लंदन से निकलने से कुछ समय पहले ही मैंने ब्रिटिश संग्रहालय का दौरा किया और पुस्तकालय में पुस्तकों और मानचित्रों में ट्रांसल्वेनिया के बारे में खोज की। मुझे पता लगा कि देश के बारे में कुछ पूर्व ज्ञान वहाँ के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बात व्यवहार में बहुत कम आता है। मुझे पता चला कि जिस जिले का नाम उसने लिखा था वह देश के सुदूर पूर्व में बिल्कुल 3 राज्यों ट्रांसल्वेनिया, मोल्डाविया और बुकोविना की सीमा पर कार्पेथियन पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, जो यूरोप का सबसे जंगली और कम प्रसिद्ध इलाका है। मुझे ड्रैकुला के महल की ठीक ठीक स्थिति बताने वाला कोई नक्शा नहीं मिल सका, क्योंकि इस देश का ऐसा एक भी मानचित्र नहीं मिला जिसकी हमारे अपने ऑर्डिनेंस सर्वेक्षण मानचित्रों से तुलना की जा सके। लेकिन मैंने पाया कि बिस्ट्रिज डाकघर, जिसका काउंट ड्रैकुला ने जिक्र किया था, काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। मैं यहाँ कुछ नोट्स लिखूँगा ताकि मैं जब मीना से अपनी यात्रा का वर्णन करूँ तो मेरी याददाश्त को ताज़ा कर सकें। ट्रांसिल्वानिया की जनसंख्या में मुख्य रूप से 3 जातियाँ हैं। दक्षिण में सेक्शन, जिसमें बेलाचों की जनसंख्या भी मिली जुली है, जो डेसानियों के वंशज हैं। पश्चिम में मैग्यार तथा पूर्व तथा उत्तर में जैकली। मैं जैकलियों के बीच जा रहा हूँ, जो अतिल्ला और हुणों के वंशज होने का दावा करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब मैग्यारों ने 11वीं शताब्दी में देश पर विजय पाई थी, उन्होंने पाया था कि यहाँ हूण बसे हुए थे। मैंने पढ़ा था कि घोड़े की नाल के आकार के कार्पेथियन के घेरे में दुनिया भर के अंधविश्वास सिमटाए हैं, जैसे यह कोई कल्पना का भंवर जाल हो। अगर ऐसा है तो यहाँ ठहरना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। मुझे इसके बारे में काउंट से पूछना है, उसने याद करते हुए बोला।
मैं ठीक से सो नहीं सका। हालांकि मेरा बिस्तर काफ़ी आरामदायक था, क्योंकि मुझे तरह तरह के अजीब सपने आते रहे। मेरी खिड़की के नीचे पूरी रात एक कुत्ता रोता रहा, जिसका इससे कुछ संबंध हो सकता है, या शायद मिर्च का असर रहा हो, क्योंकि मुझे अपनी सुराही में मौजूद सारा पानी पीना पड़ रहा था और फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। मैं सुबह के करीब किसी समय सोया था और दरवाजे पर निरंतर होती दस्तक ने मेरी आँख खुली। तो मेरा नाश्ता है कि उस समय मैं बहुत गहरी नींद में था। नाश्ते में मैंने जो भी मिर्च, एक किस्म के मक्के के आटे का दलिया जिसे मैं मामालिगा कहते हैं, और कीमा भरे बैगन खाए, जो बहुत लजीज पकवान था, जिसे वे इपले टाटा कह रहे थे। मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी छूटने का समय 8 बजे से कुछ पहले का था, या यूं कहें कि होना चाहिए था, क्योंकि 7:30 बजे दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे लगभग 1 घंटा गाड़ी में बैठे रहने पड़ा, तब कहीं जाकर गाड़ी छूटी। लगता है जितना हम पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, गाड़ियां लेट लतीफ होती जाती हैं। चीन में इसका क्या हाल होता होगा। हम पूरा दिन सुस्त रफ्तार से एक ऐसे देश की यात्रा करते रहे जो हर तरह की सुंदरता से भरा पड़ा है। कभी कभी हमें खड़ी पहाड़ियों पर छोटे छोटे कस्बे और किले दिखाई देते, जैसे हमें पुरानी धार्मिक किताबों में दिखते हैं। कभी कभी हम नदी की बहती हुई धारा पर से होकर गुजरते, जो पथरीले पहाड़ों के बीच घाटियों में बह रही होती, और ऐसा लगता जैसे उसमें बाढ़ आ गई है। ये बहुत सा पानी लेकर आती है, तेजी से बहती है और नदी के किनारे को साफ करती जाती है। हर स्टेशन पर लोगों के बहुत से समूह होते हैं, कभी कभी भीड़ की शक्ल में, जो तरह तरह की पोशाकें पहने होते थे। इनमें से कुछ गरीब किसान थे, या मैंने उन लोगों को देखा जो फ्रांस और जर्मनी से आ रहे थे, जो छोटी छोटी जैकेट, गोल हेड और घर के बने पजामे पहने होते थे। लेकिन बाकी बहुत कुछ चित्रलिखित से थे। औरतें अच्छी लगती थीं, लेकिन तभी तक जब तक आप उनके नज़दीक ना जाएं। लेकिन वे कमर से बहुत बेडौल थीं। वे किसी न किसी तरह से सफ़ेद पूरी बाहों की पोशाकें पहने थीं, और उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कमरबंद पहने थीं, जिसमें से किसी चीज़ की पट्टियाँ लटक रही थीं, जिसे बैले की पोशाकें होती हैं। लेकिन जाहिर है कि उसके नीचे पेटीकोट भी थे। सबसे अजीब जो हमें देखे वे स्लोवाक थे, जो दूसरों से अधिक बर्बर थे। उनके बड़े बड़े काउबॉय हैट, ढीले ढाले और मैले कुचैले सफ़ेद पजामे, सफ़ेद लिनेन की कमीज और भारी भरकम चमड़े के कमरबंद, लगभग 1 फुट चौड़े, जिन पर पीतल की कीलें जड़ी हुई थीं। वे ऊंचे ऊंचे बूट पहने थे और उनके पजामे में खुसे हुए थे, और उनके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी काली मूछें, वे बहुत चित्रलिखित से थे। लेकिन अगर उन्हें मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो वे कोई प्रभाव ना डालते। वे पूर्वी लुटेरों से के किसी गिरोह जैसे लगते थे। वे, हालांकि मुझे बताया गया था कि बिल्कुल सीधे साधे हैं, बल्कि कुदरती आत्मविश्वास से रहित। जब हम बिट्रिज पहुँचे तो बहुत दिलचस्प प्राचीन स्थान है। जब शाम का धुंधलका रात में तब्दील होने लगा था, व्यवहारिक रूप से सीमा पर स्थित होने के कारण बोर्गो दर्रा इससे होकर बुकोविना की ओर जाता है। इसका अस्तित्व काफ़ी तूफानी रहा, और निश्चित रूप से उसकी निशानियां भी समेटे हैं। 50 साल पहले भीषण आग की एक श्रृंखला पेश आई थी, जिसने 5 अलग अलग मौक़ों पर भयानक तबाही मचाई थी। 17वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में इसने 3 सप्ताह की घेराबंदी का सामना किया, जिसमें से इसे 13,000 जानें गंवानी पड़ी। युद्ध की जनहानि में अकाल और बीमारियों ने भी अपना योगदान दिया। ये था हमारा ड्रैकुला का भाग 1।
हो सकता है ये आपको इतना रोचक ना लगे, किंतु कहानी का प्रारंभ यहीं से है। मिलते हैं ड्रैकुला भाग 2 में।